देखो नया चैप्टर स्टार्ट करता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, आपका क्लास का 11 का ही कंसेप्ट है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इजी है, बट आई डाउट कि इस अटेम्प्ट में इंस्टीट्यूट पूछेगा या नहीं पूछेगा। हाँ, लास्ट टाइम 15 मार्क्स का क्वेश्चन आया था इसमें से, तो पता नहीं इस बार पूछेगा नहीं पूछेगा, चांसेस बहुत लिस्ट लगता है मेरे को, बट स्टिल हम लोग कवर करके जाएगा, बिकॉज अपना जहां सोच खत्म होगा वहीं उनका चालू होता है, तो छोड़ के नहीं जाने का। बहुत ही इजी सा कंसेप्ट है, एकदम इजी वे में समझना। जर्नल एंट्री है पूरा चैप्टर के अंदर और कुछ भी नहीं। ठीक है, चैप्टर का नाम ही क्या है? हाँ, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चैप्टर का नाम क्या है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बेसिकली बिल जिसको अपन एक्सचेंज कर सकता है। एक्सचेंज का मतलब होता है तुम एक सामान देगा उसके बदले में एक सामान मिलना, राइट? जैसे हमारा करेंसी रुपया, रुपया इज अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तुम 100 रुपए देता है तो इक्विवेलेंट तुमको 100 रुपए का सामान भी तो मिलता है। तुम किसी को 500 रुपए देगा तो 500 रुपए का सर्विस मिलता है, राइट? पहले क्या होता था? बार्टर सिस्टम होता था। तुम गेहूं दिया, चावल ले लिया, दाल दिया, ऐसा कुछ एक्सचेंज होता था ना, तो वो भी क्या था? एक्सचेंज है। सिमिलरली बिल्स ऑफ एक्सचेंज का कंसेप्ट है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज कंसेप्ट व्हाट इंट्रोड्यूस जब बैंकिंग सिस्टम इंडिया में नहीं था इतना ज्यादा, बैंकिंग सिस्टम बहुत कम था। देयर वाज अ नीड ऑफ अ सिस्टम जहां पे सिक्योरिटी हो। ट्रेड होता था पहले भी, बट जब पहले ट्रेड होता था ना, जैसे कि सपोज आज यहाँ का आसाम का किसी बायर को गुड्स खरीदना है। अब आसाम में चाय पत्ती के अलावा, सुपारी के अलावा, नारियल के अलावा या तो कुछ है नहीं वैसा, ऐसा तो नहीं। यहाँ पे हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज कहाँ है? सूरत गुजरात में, या फिर तुमको अहमदाबाद जाना पड़ेगा, या फिर मुंबई जाना पड़ेगा, राइट? वहां है टेक्सटाइल हब, भीलवाड़ा। ये सब जगह जाके तुमको गुड्स खरीदना होता था, फिर यहाँ लाके तुम बेचेगा ना। अब तुमको यदि टी शर्ट्स बेचना है, जींस बेचना है, क्लोथ बेचना है, तो उसको खरीदने जाना तो पड़ेगा। अब जब तुम बाई करने जाता है, और पहले बैंक्स तो नहीं होता था, आजकल तो तुम लोग क्या होता है, पॉकेट में वॉलेट लेके भी नहीं घूमता है। जस्ट एक मोबाइल फोन चाहिए तुम लोग को, जिसके अंदर आपका पेटीएम, गूगल पे ऐसा होना चाहिए जो बैंक अकाउंट से लिंक्ड है। कहीं पे भी जाता है, स्कैन करता है और पेमेंट हो जाता है, यानी सेफ एंड सिक्योर्ड है। अब वो डर नहीं है, टेंशन नहीं है कि रास्ता में कोई मेरा पॉकेट चोरी कर लेगा, कोई पॉकेट मार लेगा, क्योंकि जब तुम पॉकेट में, वॉलेट में पैसा रखता ही नहीं है तो टेंशन भी तो नहीं है ना। अब तुम्हारे लिए सारा एसेट्स क्या है? ऑनलाइन बैंकिंग होता है। बट ये ऑनलाइन बैंकिंग कब आया? रिसेंट 2 to 3 years के अंदर में आया है ना। ऐसा तो है नहीं बहुत पुराना, पहले जब अंग्रेज हमारे यहाँ रहते थे तब था ये सब? नहीं था। उस टाइम तो पुराने जब राजा महाराजाओं का टाइम था, उस टाइम तो बार्टर सिस्टम चलता था। उसके बाद में करेंसी इंट्रोड्यूस हुआ, लेकिन करेंसी भी हाई वैल्यू नहीं था, मोटा मोटा नोट होता था। पुराना जमाना का कभी कुछ वीडियो सर्च करना, अभी जो आपको 2000 का इजी नोट है, 2000 रुपए वैल्यू। पहले तो 10-10, 20-20 रुपए का नोट भी बड़ा वाला नोट होता था, राइट? तो उस नोट को कैरी करना हर एक के लिए इजी नहीं था। एक तो डर है रास्ते में चोरी हो जाएगा, डकैती हो जाएगा, और पहले तो ये सब बहुत होता था, और बैंक्स तो था ही नहीं। यदि तुमको आसाम से, सपोज यू आर एम्प्लॉयड इन आसाम, और तुम्हारे घर वाले राजस्थान में रहते हैं, वहां पैसा भेजना होता था ना, तो मनी ऑर्डर लगाना होता था, और वो मनी ऑर्डर इंस्टेंट नहीं मिलता। आजकल तो हो जाता है वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर। फॉरेन में यदि कोई काम कर रहा है, उसने वहां के अकाउंट में पैसा डाला और इमीडिएटली तुम यहाँ पे पैसा ले सकते हो। बट पहले इतना फास्ट कम्युनिकेशन नहीं था। इवन पहले तो बेचारा एक कॉल करने के लिए ट्रंक कॉल करना होता था। यदि आपको एसटीडी या आईएसडी कॉल करना है तो पहले कॉल बुक करवाना होता था कि भैया हमको एक कॉल करना है, और वो कॉल बहुत महंगा होता था। एंड आपको एक टाइम दिया जाता था, स्लॉट दिया जाता था, इतने समय में ही आप आके कॉल कर सकते हैं, बाकी दूसरे लोगों का भी नंबर आना है, राइट? तो कितना कुछ प्रॉब्लम था पहले। सिमिलरली नहीं, वो एक सर्टेन टाइम के बाद, आया कुछ कुछ नई नई स्कीम। जैसे जब इवॉल्व हो रहा था ना टेक्नोलॉजी, तब नया नया टेक्नोलॉजी आ रहा था, फोन आ चुका, सब कुछ आ चुका। फिर आया था तुम्हारा डेटा कार्ड, तुम रिचार्ज करवाओ, बैलेंस भराओ, उतना रुपए का बात कर सकता है। ठीक है, सिम सिस्टम जब आया, इनिशियली जब सिम आया था ना, माइक्रो सिम, तब क्या था कि आपको रिचार्ज करवाना पड़ता था। एक था नॉर्मल रिचार्ज, और यदि एसटीडी कॉल करना है, एसटीडी मतलब
आउट ऑफ द स्टेट कॉल करना है तो आपको अलग से एक स्पेशल रिचार्ज करवाना होता, और जितना पैसा उसमें होगा उतना ही तुम बात कर सकता है, उसके बाद फोन कट हो जाता। ठीक है, फिर नया नया प्रैंक्स आया कि जैसे लैंडलाइन फोन में एक स्कीम निकला था कि यदि एसटीडी कॉल है और आप 10 रिंग्स होने के बाद उठाएगा ना, उस कॉल में जितना देर बात होगा वो फ्री में बात होगा, ऐसा भी मतलब निकला था। तो बहुत कुछ हुआ था, इवोल्यूशन होता गया। आज हमारे पास क्या है, माइक्रो सिम, ई सिम, अनलिमिटेड डेटा, अनलिमिटेड कॉल्स, ये अब है, पहले तो नहीं था ना। जनरेशन वाइज जनरेशन चीजें बदल रही है। सिमिलरली जब पहले बिजनेस होता था, तो पहले बिजनेस होता था पैसों के दम पे, तुम पैसा दो और सामान लेके चले जाओ, राइट, यही एक जरिया था, बिकॉज बैंक्स तो है नहीं ना पहले। पहले यदि बैंक होती तो तुमको पैसा ले जाने का जरूरत नहीं था, तुम अपना चेकबुक लेके जाता, चेक साइन करता और दे देता सामने वाले को, सामने वाला अपने बैंक में डिपॉजिट करता और उसके बैंक में पैसा आ जाता। बट चेक सिस्टम भी नहीं था, इंटरनेट बैंकिंग तो बहुत दूर की बात है, इंडिया में इंटरनेट बैंकिंग बहुत लेट आया था। तो ये जो गैपिंग था, जो फियर है कि बार्टर सिस्टम, अब मेरे को यहां से दिल्ली जाना है गुड्स खरीदने के लिए, या गुजरात जाना है क्लोथ परचेज करने के लिए, मेरे को तो पैसा लेके जाना पड़ेगा। अब गुजरात में जो बैठा है वो थोड़ी ना मुझे जानता है, वो तो मुझे आसाम के लोकल लोग कुछ लोग जानते होंगे, बट गुजरात वाला बिजनेसमैन तो मुझे नहीं जानता ना। अब मुझे तो पैसा कैरी करना पड़ेगा। अब जब मैं पैसा कैरी कर रहा हूं मतलब मैं रिस्क कैरी कर रहा हूं, क्योंकि लोगों को पता चल जाता सेठ जी आज निकले, सेठ जी इस बैलगाड़ी में या फिर इस ट्रेन में जा रहे हैं, और मतलब सेठ जी जा रहे हैं तो माल भी होगा, तो रास्ते में डकैती भी होगी, जान को भी खतरा है। कभी कभी डकैत पैसा लूटने के चक्कर में पैसा जब नहीं देगा प्यार से तो मार के लेके चले जाते थे। तो कितना हैवी रिस्क है, इसकी वजह से बिजनेस हैम्पर्ड हो रहा था, इंटर स्टेट ट्रेड होना बहुत कम हो गया, क्योंकि प्रॉब्लम हो रहा था। अब बेचारा आसाम वाला बोलता है हम कैसे जाए, हम जब जाता है आज भी यदि आपको ट्रेन में जाना है तो आपको 2 से ढाई दिन लग जाता है ना, यहाँ से राजस्थान जाना है या फिर गुजरात जाना टाइम लग जाता है ना। तो पहले तो और ज्यादा टाइम लगता था, बिकॉज पहले इतना फास्ट रेलवे था ही नहीं। अभी आया है आपका इलेक्ट्रिक इंजन वाला ट्रेन, पहले कहाँ था जमाने में, उस टाइम नहीं था ना, उस टाइम तो कोयला वाला ही था, वो कोयला वाला ही था, छुक छुक वाला ही था, असली छुक छुक था। तो समय भी कितना लग रहा है, और लोगों को इंफॉर्मेशन फैल जाता था कि ये जा रहा है, तो चोरी होने का डर, इससे क्या हुआ ट्रेड कम होना स्टार्ट हो गया, लोग जा ही नहीं रहे डर के मारे कि क्या ही खरीद के लाए, रास्ते में ही सब लूट लेता है, और वहां जाता है तो बिना पैसे के वो देता नहीं है, हम लोग उसको बोलता है, क्योंकि हर बिजनेसमैन के लिए पॉसिबल नहीं है कैश परचेज करना, बिजनेस में क्रेडिट परचेज तो होना ही पड़ेगा ना। अब उधारी नहीं देगा सामने वाला तो हम धंधा करेगा कैसे, बिकॉज आई एम अ न्यू बिजनेसमैन, लेट्स से सपोज आई एम अ न्यू बिजनेसमैन, मेरे पास लंबा चौड़ा पैसा नहीं है लेकिन बिजनेस करने का हुनर है, तो सामने वाला मुझे मौका देगा, थोड़ा दिन का क्रेडिट देगा, तभी तो हम उस बिजनेस को कर पाएगा ना। अब सामने वाला बोलता है नहीं हम तो कैश में ही माल बेचेगा, अब वो कैश में बेच रहा है और हमको पता है मेरे पास पैसा नहीं है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम। सेकेंडली हम कैश कैरी करेगा तो रिस्क ऑफ द लाइफ है। तो इस गैप को फुलफिल करने के लिए कंसेप्ट आया बिल्स ऑफ एक्सचेंज। करेंसी इतना था नहीं, और था तो लिमिटेड लोगों के पास में था, हर कोई पर्सन एट ए टाइम अपने पॉकेट में कैश नहीं रखता। आज भी बहुत लिमिटेड हाउस है जिनके घरों में अबंडेंस ऑफ कैश है या बिजनेस में कैश है, किसी के पास उतना लिक्विडिटी नहीं होता। हाँ इधर उधर होगा, अरेंज करने में समय लगता है, बट लिक्विड कैश तो किसी के पास नहीं होता ना। आज तुमको बोले भाई पॉकेट से 10,000 रुपए निकाल दो, तुम्हारे पास बेसिक नेसेसिटी जितना 500 1000 2000 रुपए होगा ना, अब 10,000 कैश अरेंज भी तो करना पड़ेगा, तो हर बिजनेस के पास उतना कैश भी नहीं होता था। अब वो लोग बोलता है भैया हम गुड्स लेके जा रहे हैं, समय दो, 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का, हम आपको पैसा चुका देगा। अपना स्टेट में गुड्स लेके जाएगा, उसको सेल आउट करेगा, मेरे पास पैसा आएगा, हम पैसा आपको दे देगा, हम कहीं नहीं भागेगा, हम ईमानदार आदमी है। लेकिन ये ईमानदारी तो तुम जानता है तुम ईमानदार है, सामने वाला तो नहीं समझेगा ना। सामने वाले को क्या चाहिए, पैसा, एल्स एश्योरेंस कि तुम देगा ही देगा, तुम कहीं भागेगा नहीं। कल को तुम वहां अच्छा बना, बहुत जेन्युइन पर्सन, जेंटलमैन पर्सन, कभी नहीं डुबाएगा, वैसा वाला कैरेक्टर दिखाया, और यहां आके गायब, ना तो तुम उसका फोन उठा रहा है ना कुछ और कर रहा है। अब वो बेचारा अपना दिल्ली से धंधा छोड़ के तो आसाम में आएगा नहीं ना तुमको ढूंढने के लिए। तुम यदि उसका इकलौता कस्टमर है तो बात अलग है, लेकिन उसके तो कितने सारे कस्टमर होंगे, यदि वो हर कस्टमर के पीछे ऐसे भागने लगा तो वो अपना बिजनेस कैसे करेगा। तो ये भी एक प्रॉब्लम था। तो देयर वाज ए नीड ऑफ ए कंसेप्ट, तब आया बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इसमें क्या किया गवर्नमेंट ने,
गवर्नमेंट ने बोला क्यों ना हम आपको एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट दे जो लीगली एनफोर्सिएबल हो, जैसे कि करेंसी हमारा रुपीज। रुपीज इज अ लीगल डॉक्यूमेंट। आप किसी को देगा तो उसको सामने वाले को या तो उतना रुपए का सामान देना पड़ेगा या उतना रुपए का सर्विस देना पड़ेगा ना, मना नहीं कर सकता है वो। जैसे तुम दुकान में जाता है 10 रुपए का चिप्स खरीदता है तो उसके बदले में 10 रुपीज का गांधी जी का नोट देता है ना, और वो एक्सेप्ट कर लेता है, क्या मना करता है कि नहीं हम तो ये नहीं लेगा, हमको तो डॉलर ही चाहिए? नहीं कर सकता ना इंडिया में। क्यों? बिकॉज इट इज ए लीगल टेंडर। सिमिलरली बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, इट इज कवर्ड अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। पढ़ा तुम लोगों ने अभी तक? पढ़ा ना नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या बोलता है कि इंडिया में कोई भी ऐसा लीगल टेंडर जिसके थ्रू तुम नेगोशिएट कर सकता है, एक्सचेंज कर सकता है सामान, उसको अपन नेगोशिएबल बोलता है, राइट? तो एक डॉक्यूमेंट बना दिया गवर्नमेंट ने, बोला कि ये डॉक्यूमेंट जो है ये एश्योरेंस है। ये डॉक्यूमेंट का नीड भी तभी आया जब चेकबुक नहीं था। एक बार चेकबुक आ चुका था ना, अब इस डॉक्यूमेंट का कोई काम ही नहीं। प्रैक्टिकली आज की डेट में ये जरूरत ही नहीं है कंसेप्ट का। बिल्स ऑफ एक्सचेंज बोल के कोई कंसेप्ट होता ही नहीं है, अब बनता नहीं है, क्योंकि अब हमारे पास चेक सिस्टम है। हम पोस्ट डेटेड चेक काट देते हैं। पोस्ट डेटेड मतलब तुम आज गया, आज से 2 महीने के बाद का चेक में डेट डाल के सामने वाले को दे देता है। भैया एश्योरेंस हो गया ना, 2 महीने बाद आप क्या करना, अपने बैंक में पैसा डालना, ये चेक आपको पैसा मिल जाएगा। बोलता है नहीं मिला तो नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 बार ऐसा काम करना, 3 बार बाउंस होगा ना, कोर्ट केस कर देना एंड सीधा जेल है। डायरेक्ट जेल है जिस पर्सन ने वो चेक साइन किया था। यदि चेक 3 बार बाउंस हो जाए तो डायरेक्ट जेल होता है। उसके बाद हियरिंग वगैरह होगा, पुलिस उठा के ले जाएगा, राइट? तो ये एक लीगल डॉक्यूमेंट बन गया ना चेक। सिमिलरली चेक आने से पहले भी तो एक लीगल डॉक्यूमेंट चाहिए था, तब एक आया बिल ऑफ एक्सचेंज। एक बिल जिसके थ्रू अपन एक्सचेंज कर सकता है, गुड्स एक्सचेंज कर सकता है। अब क्या हुआ, मैं गया दिल्ली वाले के पास, गुड्स खरीदा, अब उसको चाहिए, गुड्स बेच रहा है, उसने गुड्स बेच दिया, पैसा मांगा, मैंने बोला पैसा तो नहीं है, 3 महीने का समय दो, ये गुड्स मेरे वहां पहुंचेगा, मैं उसको सेल करूंगा, मेरे पास पैसा आएगा और मैं आपको पैसा लौटा दूंगा। बोलता क्या भरोसा, क्या गारंटी आपका कि आप 3 महीना बाद दे देगा? तो बोला गारंटी क्या, मेरा जवान है, मूछ रख लो मेरा थोड़ा सा, 2 बाल ये रख लो, बाल का ही तो कीमत होता है, पुराने जमाने में तो वैल्यू उसी का था, राइट? बोलता ये सब नहीं, अब नहीं चलेगा, अब कलयुग आ चुका है, ये सब नहीं, एश्योरेंस चाहिए। बोला आप बताओ कि क्या चाहिए मेरे को? तो सामने वाला बोलता है काम करता हूं, मैं एक डॉक्यूमेंट बना रहा हूं, उस डॉक्यूमेंट में मैं लिखूंगा कि आप मेरे से इस डेट में गुड्स लेके जा रहा है, और आप मेरे को बोला है कि मुझे या फिर जिसको मैं बोलूंगा उसको 3 महीने के बाद आप पेमेंट कर देगा, एंड उसमें मेरे को साइन करके दे दो। एश्योर्ड हो जाएंगे ना अपन। दिल्ली वाला टेंशन फ्री, बोलता है चलो मेरे पास कुछ तो एश्योरेंस है, कल को ये मना भी करेगा तो उस डॉक्यूमेंट के थ्रू अपन क्या कर सकता है, कोर्ट केस कर पाएगा ना, कि देखो तूने साइन किया था कि 3 महीने बाद पैसा देगा, अब नहीं दे रहा है, तो कोर्ट केस भी कर सकता है। लेकिन वर्बल कम्युनिकेशन का कोर्ट में कोई केस हो सकता है क्या? इट इज नॉट ए प्रूफ इन द आई ऑफ लॉ, बिकॉज वर्बलिटी में तो कुछ भी बोला मना भी कर देगा ना। तो क्या करेगा, दिल्ली वाला एक डॉक्यूमेंट बनाएगा और मुझे बोलेगा ले इस पे साइन करके दे। साइन करके दे मतलब एक्सेप्ट कर कि तू मेरे को 3 महीने बाद पैसा देगा, और मैं उसको एक्सेप्ट करके दे दूंगा, राइट? पहले मेरे पास आया, अब मैं वापस उसको एक्सेप्ट करके दे रहा हूं, यानी उसके पास एक ऐसा सामान है जिसके बदले में पैसा आएगा, और मेरे बुक्स में एक ऐसा सामान आ चुका है जिसके बदले में मुझे पैसा चुकाना है। बिजनेस में कोई भी ऐसा चीज जिसके बदले में पैसा आता है वो एसेट है, और कोई भी ऐसा सामान जिसके बदले में पैसा देना पड़ेगा फ्यूचर में, वो लायबिलिटी है। फ्यूचर में पैसा आएगा तो एसेट, और पैसा जाएगा तो लायबिलिटी। अब जिसके पास पैसा आना है, कौन है यहाँ पे जिसके पास पैसा आना है? दिल्ली वाला, उसके पास पैसा आना है ना, तो उसके लिए हो गया बिल्स रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल, रिसीव नहीं हुआ ना, 3 महीने के बाद पैसा मिलेगा, इसीलिए इसको बोला जाता है बिल्स रिसीवेबल। रिसीव हो चुका होता तो वो लिखता बिल रिसीव्ड, इसका नाम ही ऐसा रखता ना रखने वाला कि बिल रिसीव्ड। रिसीव थोड़ी हुआ है, वो तो मिलने वाला है, इसीलिए इसका नाम होता है बिल्स रिसीवेबल। तो वो अपने बुक्स में एक एसेट क्रिएट कर लेगा बिल्स रिसीवेबल, और मेरे लिए क्या है, एक लायबिलिटी।
तो मैं इसको बोलूंगा बिल्स पेबल। क्या बोलूंगा? बिल्स पेबल। क्लियर है? यहाँ पे एक बंदा है जिसने बिल बनाया और मुझसे साइन करवाया, एक्सेप्ट करवाया, यानी वो बंदा जिसने बिल बनाया वो है सेलर, और जो एक्सेप्ट करके दे रहा है वो है बायर, राइट? उसने क्या लिखा था कि आप मेरे से गुड्स लेके जा रहे हैं, 3 महीने बाद मुझे या मेरे कहने पर जो भी बंदा आएगा उसको आप पेमेंट करेगा। यानी जिस दिन 3 महीना एक्सपायर होगा उस दिन मैं ये नहीं देखूंगा कि सामने से दिल्ली वाला ही बंदा आ रहा है या कौन आ रहा है, मैं किसको पेमेंट करूंगा? जो वो डॉक्यूमेंट लेके आएगा, जो वो डॉक्यूमेंट लेके आएगा। बिकॉज बिल्स ऑफ एक्सचेंज में आप कंडीशन नहीं लगा सकता। जैसे कि हमारे आरबीआई ने नोट छाप दिया, 2000 का नोट, 500 का नोट, ऐसे करके नोट छाप दिया, ठीक है? अब उसमें सोचो कंडीशन लिख देता, ये 2000 का नोट उसी पर्सन के हाथ में वैलिड होगा जो येलो टी शर्ट पहन के आएगा, या फिर वही लड़का जो फ्रॉक पहन के आएगा। सोचो ऐसा कंडीशन होता है क्या? नहीं होता ना। अरे भाई मैं कपड़े पहन के जाऊं चाहे नहीं जाऊं, मैंने 2000 रुपए दिया तो तेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे को इक्विवेलेंट सामान दे या सर्विस दे, राइट? यानी वो क्या है? अनकंडीशनल है। सिमिलरली बिल्स ऑफ एक्सचेंज में भी कंडीशंस नहीं हो सकता। जैसे मैंने एक्सेप्ट किया तो मैं ये कंडीशन नहीं बोलूंगा उसको, मैं उसको ये नहीं बोलूंगा देखो भैया मैं ट्यूसडे को तो किसी को पैसा नहीं चुकाता, हनुमान जी का दिन है मैं नहीं चुकाता, वेडनेसडे को आएगा तभी मैं पैसा देगा। लेकिन वेडनेसडे भी अर्ली इन द मॉर्निंग आएगा, ना ना दुकान खोला है, शटर खोला है, दोपहर में 2 से लेके 5 के बीच में आएगा तभी हम पैसा देगा। अरे ये क्या बात हुआ? और फिर बुधवार है, ना ना कपड़ा भी ठीक से पहन के आना पड़ेगा, टी शर्ट पहन के आएगा हम नहीं देगा, फुल शर्ट पहन के आना ही पड़ेगा। ऐसा कंडीशन हो सकता है क्या? बिल्स ऑफ एक्सचेंज शुड बी अनकंडीशनल। यहाँ पे कभी कंडीशंस नहीं होता, टीएनसी नहीं होता है। क्लियर है? जो छोटा मोटा टीएनसी है वो क्या होता है, जब दिल्ली वाला इसको बनाएगा ना वो बोलेगा यदि बाय चांस आपने डिफॉल्ट किया तो हर दिन आप पे फिर इंटरेस्ट लगेगा। वो तो जेन्युइन है, यदि आप डिफॉल्ट करोगे तो हर एक दिन का तुमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, वो एक नॉर्मल कंडीशन है। बट ये सब जो हमने बात किया ना, शर्ट, टी शर्ट, वेडनेसडे, ये सब अनकंडीशनल होना पड़ेगा। ये कोई कंडीशन होता है क्या कि ऐसे आएगा तभी हम पैसा देगा या इसी दिन हम पैसा देगा? नियत ही नहीं है तुम्हारा पैसा देने का, राइट? तो ये कंडीशन नहीं हो सकता। एक चीज समझ में आए, बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज अनकंडीशनल, इसमें कंडीशंस नहीं हो सकता। क्लियर है? किसको पैसा मिलेगा? दिल्ली वाले को या कोई भी जो ये पर्सन ये डॉक्यूमेंट लाएगा, कोई भी जो ये डॉक्यूमेंट लेके जाएगा। अब जरूरी नहीं है मेरे पास वो दिल्ली वाला आए, कोई भी आएगा, मैं तो सिंपली यही देखूंगा जिसके हाथ में वो डॉक्यूमेंट होगा मैं उसको पैसा दे दूंगा, कहानी खत्म। एंड फिर वो डॉक्यूमेंट मैं फाड़ के फेंक दूंगा, बिकॉज अब डॉक्यूमेंट का क्या हो गया, पेमेंट हो गया, मैच्योर्ड हो गया, तो काम भी नहीं है ना, राइट? इज इट क्लियर? तो हाँ, वो तो अलग सिनेरियो, वो उसके अंदर की कहानी है। बट नॉर्मल सिनेरियो, दिल्ली वाले को टेंशन था पैसे का, मेरे को है कि पैसा है नहीं बट गुड्स चाहिए, तो गवर्नमेंट ने इस गैप को खत्म कर दिया बाय क्रिएटिंग ए कंसेप्ट बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो उसके पास एक राइट दे दिया कि तू एक लीगल डॉक्यूमेंट बोले तो स्टाम्प पेपर, उसमें एक बिल बनाना, ठीक है, जहां पे तू अपना साइन भी करना और जो जो बातें वहां लिखी है सामने वाले से साइन करवा लेना, मतलब एक्सेप्ट करवा लेना। तो दिल्ली वाले के लिए बिल्स रिसीवेबल और मेरे लिए बिल्स पेबल। अब 3 महीने बाद या तो दिल्ली वाला मेरे पास आएगा या फिर कोई भी पर्सन जो वो बिल लेके आएगा मैं उसको पेमेंट कर दूंगा। यानी इन शॉर्ट देयर आर 3 पार्टीज टू अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। एक वो जो बिल बना रहा है, एक वो जो बिल बना रहा है, एक वो जो बिल एक्सेप्ट कर रहा है, और एक वो जो पैसा लेके जा रहा है लास्ट में, राइट? जो बिल बनाता है उसको अपन बोलता है ड्रॉअर। क्या बोलता है? ड्रॉअर। और जो बिल एक्सेप्ट करता है उसको अपन बोलते हैं ड्रॉई। एंड जिसको पैसा मिलता है उसको अपन बोलते हैं पेई। देखो सुनने में ना ऐसा लगता है पेई तो वो होना चाहिए ना जो पेमेंट कर रहा है, बट ये उल्टा है, उसको पेयर बोलते हैं। ठीक है, जो पेमेंट करता है उसको पेयर बोलते हैं। दो तुम लोग बचपन से इंग्लिश मीडियम में पढ़ा है बट कोई बात नहीं, ठीक है। अब जो रिसीव कर रहा है ना उसको पेई बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पेई का मतलब ये नहीं जो पे कर रहा है, जो पे रिसीव कर रहा है। क्लियर है? तो इन अ नॉर्मल बिल्स ऑफ एक्सचेंज
देयर आर 3 पार्टीज, वन इज ड्रॉअर जो बिल लिखता है दिल्ली वाला, वन इज ड्रॉई आसाम वाला जो एक्सेप्ट कर रहा है, एंड द थर्ड वन इज पेइंग जिसको वो पैसा पेमेंट करेगा। कैन ड्रॉअर हिमसेल्फ बी द पेई? दिल्ली वाला खुद भी तो पेई हो सकता है, यदि वही पैसा मांगने आ गया तो वही पेई बन जाएगा। क्लियर है ये चीज? तो ये कहानी है बिल्स ऑफ, ये होता है ऑर्डिनरी बिल्स ऑफ एक्सचेंज। एक होता है फॉरेन बिल्स ऑफ एक्सचेंज। फॉरेन बिल्स ऑफ एक्सचेंज वैसे कोई कंसेप्चुअली आपके क्वेश्चंस है नहीं सिलेबस में, बट ध्यान रखना कि ऐसा भी कुछ होता था। अब तो बहुत सारे सिनेरियो बदल चुके हैं। एक फॉरेन बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी है। उसमें क्या होता है, जब हम इंडिया में बैठ के किसी फॉरेन कंट्री के साथ ट्रांजेक्शन करते हैं, एश्योरेंस क्या है? यदि सपोज फॉरेन कंट्री वाला, चाइना वाला अपने को माल बेच रहा है, उसको भरोसा कैसे होगा कि मेरा पैसा मिलेगा? या फिर हम किसी बाहर कंट्री को सामान बेच रहे हैं, सपोज हम लोग आसाम का चाय पत्ती किसी बाहर कंट्री में बेच रहे हैं, तो सामने वाला कस्टमर हमें पैसा देगा या नहीं देगा, इसका गारंटी क्या है? राइट? तो इसके लिए जो अपन बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाता है उसको अपन बोलता है फॉरेन बिल्स ऑफ एक्सचेंज। और इसका ट्रिप्लिकेट कॉपी होता है, 3 कॉपी होता है। नॉर्मल बिल्स ऑफ एक्सचेंज में 2 ही कॉपी था, एक दिल्ली वाले के पास पड़ा था और एक मेरे पास, मेरे लिए बिल्स पेपर और उसके लिए बिल्स रिसीवेबल। तीसरा कॉपी का जरूरत नहीं था। बट जब आप फॉरेन ट्रांजेक्शन करते हैं तब आपको 3 कॉपी चाहिए। 3 कॉपी, तीसरा कॉपी किसके पास होगा? एक तो मेरे पास, इंडिया वाले के पास, एक फॉरेन पार्टी के पास, तीसरा कॉपी किसके पास? एम्बेसी। एम्बेसी मतलब बैंक, मीडिएटर। बिकॉज आप डायरेक्ट ट्रांजेक्शन नहीं करते फॉरेन कंट्री के साथ, देयर नीड्स टू बी मीडिएटर। बिकॉज जब फॉरेन करेंसी में पैसा आएगा तो आपको उसको कन्वर्ट किस में करवाना पड़ेगा? रुपीज में, इंडियन रुपी में ना, तो खुद थोड़ी घर पे कर लोगे कि आया खुद ही धो धुआ के कन्वर्ट हो गया। बैंक में तो कन्वर्ट करवाएगा। तो मीडिएटर, थर्ड पर्सन इज द मीडिएटर, बैंक्स, जिसके पास ये कॉपी रहता है। इन शॉर्ट गवर्नमेंट के पास एज ए प्रूफ कॉपी रहता है कि हाँ मैंने माल बेचा है और सामने वाला बोला था कि मेरे को पेमेंट करेगा। फिर यदि नहीं करता तो गवर्नमेंट भी हेल्प करता है उस पैसे को रिकवर करने के लिए। और बहुत सारा रूल्स है, जब तुम फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को पढ़ेगा ना कभी, तो क्या होता है, जीएसटी जैसे गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यहाँ पे इनपुट मिलता है। तो गवर्नमेंट बोलता है यदि आप फॉरेन कंट्री को माल बेचा है, ठीक है, आपने खरीदा होगा तो उसका इनपुट ले लिया, बेचा है तो उसका आउटपुट है। बोलता है आपको इनपुट तभी मिलेगा जब फॉरेन कंट्री आपको पैसा भेजेगा। हो सकता है ना आपने जानबूझ के वहां पे कोई एंटिटी क्रिएट करके वहां माल बेच दिया, यहाँ इनपुट का फायदा उठा लिया और वो पैसा भी नहीं आ रहा, गवर्नमेंट को तो दोनों तरफ से नुकसान हो गया। बोलता है इंडिया में फॉरेन करेंसी फ्लो करेगा ना तभी आपको इनपुट मिलेगा। क्योंकि आपको हम फॉरेन ट्रांजेक्शन करने क्यों दे रहे हैं? ताकि इंडिया में फॉरेन करेंसी आए। बिकॉज हमारी कंट्री के ऊपर बहुत सारा कर्जा है और वो कर्जा कैसे चुकाना है? इंडियन रुपीज में तो चुकाना नहीं है। यदि वो चुकाना होता तो आरबीआई दिन रात करके छापता रहता, 2-2 हजार का, 10-10 हजार का नोट छापता और पेमेंट कर देता। बट जिस करेंसी में लोन लिया है उसी करेंसी में चुकाना पड़ेगा ना। एंड नॉर्मली वर्ल्ड वाइड देखे तो ज्यादा नोन करेंसी है डॉलर, तो अपना भी जो लोन है ज्यादातर डॉलर्स में आया हुआ है। तो डॉलर रीपे करने के लिए इंडिया में डॉलर आना भी तो पड़ेगा। अब डॉलर छापने का पावर तो आरबीआई के पास है नहीं, वरना वो भी घर पे छाप के पेमेंट कर दिया होता अभी तक। बट कहीं ना कहीं अपन का ट्रेड होगा फॉरेन का, इसीलिए तो बोलता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट में ज्यादा एक्सपोर्ट करो, इंपोर्ट मत करो। बिकॉज इंपोर्ट करने से हमारा करेंसी जा रहा है, फॉरेन करेंसी जा रहा है। बिकॉज तुम सामने वाला पार्टी को रुपी में तो पेमेंट करेगा नहीं, उसको डॉलर में पेमेंट करना है। अब डॉलर पेमेंट करने के लिए तुम क्या करेगा? बैंक में जाएगा, पैसा देगा और डॉलर ले लेगा, और वो डॉलर तुम वहां पे भेज देगा, तो तुम्हारा तो फॉरेन करेंसी चला गया ना इंडिया का। तो इसीलिए गवर्नमेंट प्रमोट कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट होना चाहिए। मेक इन इंडिया क्यों है? इसीलिए तो है ताकि हम लोग इंपोर्ट कम करें। वी शुड बी इंडिपेंडेंट, वी शुड नॉट बी डिपेंडेंट। क्लियर है कहानी? तो फॉरेन बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्लियर है क्या होता है? इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं है, गलती से कल को कोई पूछ ले तो दिमाग में रहेगा फॉरेन बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। जब इंडिया किसी दूसरी कंट्री के साथ ट्रांजेक्शन करता है, सिक्योरिटी पर्पस के लिए जो अपन बिल्स बनाता है उसको अपन बोलता है फॉरेन बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इसका 3 कॉपी होता है, एक हमारे पास रहेगा, एक दूसरा कंट्री वाले के पास, और तीसरा मीडिएटर बोले तो बैंक्स उसके पास में रहता है। क्लियर है ये? हाँ ना रे, बैंक छोटा मोटा होता ही नहीं है। नेशनलाइज्ड बैंक, नेशनलाइज्ड बैंक बैंकिंग के थ्रू जिसका प्रोविजनिंग है कि उस कंट्री के साथ ट्रांजेक्शन कर सकते हैं,
उसी बैंक्स के साथ। हाँ हाँ, क्योंकि वहां पे मीडिएटर तो बैंक ही है ना, तुम बैंक के चैनलाइज के थ्रू ही तो पेमेंट कर रहे हैं। वो सब आज का एरा आ चुका है, तो ये सब चलता ही नहीं है अब, ये सब की जरूरत ही नहीं है। आज आपके पास क्रेडिट कार्ड है, वीजा कार्ड है, डायरेक्टली लिंक्ड है, इतने सारे सॉफ्टवेयर बन चुके हैं, तो इतना परमिशन कॉम्प्लिकेशंस की जरूरत नहीं है। वो पुराना जमाना जब ये सब नहीं होता था तब करना होता था। दूसरा बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्लियर है, एक है ऑर्डिनरी बिल और एक था फॉरेन बिल। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट एकोमोडेशन बिल, ठीक है। एकोमोडेशन बिल, ये कंसेप्ट सबसे अच्छा है, ये आप लोग क्लास 11 में भी नहीं सीखते, हल्का सा ग्लिम्स रहता है बट कोई भी सिखाता नहीं है इसको, क्योंकि सबको लगता है क्यों ही हेडेक पालना, जब स्कूल वाले पूछेंगे ही नहीं तो सिखाना ही क्यों, ठीक है। तो एकोमोडेशन बिल क्या है, नाम से कुछ समझ में आ रहा है? ये वो नॉर्मल भी कर सकता है। अब तुम हमको 2000 का नोट देगा, तुम किसी और को नहीं दे सकता क्या वो 2000 का नोट? वो तो ऑर्डिनरी बिल भी ट्रांसफर हो सकता है। हाँ, वो तो एंडोर्समेंट का केस हो गया, वो तो नॉर्मल बिल भी कर सकते हैं अपन। ऐसा भी तो दरकार हो जाती किसी सामने वाले से बिल वो लेके हम लोग बैंक में डिस्काउंट करा। यस, देखो एकोमोडेशन, एकोमोडेशन का हिंदी मीनिंग क्या है? कल को तुम जा रहा है, ठीक है, एक एरिया से जा रहा है, रोड से जा रहा है, बहुत तेज तूफान या बारिश आ गया और तुमको अचानक क्लिक होता है वो इस एरिया में तो मेरा दोस्त का घर है, तुम उसको फोन करता है तो वो क्या बोलता है, एक बार थोड़ा देर के लिए मेरे यहाँ पे रुक जाओ जब तक बारिश रुकता नहीं है। वो तुमको क्या किया, एकोमोडेट किया, उसने तुमको एकोमोडेशन दे दिया कि जब तक बारिश नहीं रुकता तुम यहीं रुक जाओ, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है ना। उसने क्या किया, हेल्प किया ना, यानी मुसीबत में तुम हेल्प कर रहा है। लेकिन तुमने और तुम्हारे फ्रेंड ने कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन किया क्या इसमें? नहीं ना। दिस इज एकोमोडेशन बिल, कि आप लोग कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं करता है। जैसे पहला वाला केस जब डिस्कस किया ऑर्डिनरी बिल्स ऑफ एक्सचेंज, वहां मेरा बिजनेस ट्रांजेक्शन हो रहा था, हम गुड्स खरीद रहा था, सामने वाला गुड्स बेच रहा था। बट एकोमोडेशन बिल में ना तो हम कुछ खरीदता है ना सामने वाला कोई बेच रहा है, बस एक दूसरे की मदद करने के लिए हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ करते हैं। जैसे कि मुझे पैसा चाहिए, ठीक है, मैं अपने दोस्त के पास गया, यार मेरे को 10,000 रुपए का जरूरत है, दो ना एक बार। तो बोलता पैसा तो नहीं है मेरे पास, ठीक है, पैसा नहीं है, पैसा तो कहीं से चाहिए ना। तो मैंने बोला एक काम करूं क्या, मैं एक बिल बनाता हूं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, वहां लिख दूंगा कि तुम मेरे को 2 महीने बाद पैसा चुकाएगा, राइट, एंड तुम उसको एक्सेप्ट करके दे दो। मेरे लिए तो क्या हो जाएगा, वो बिल्स रिसीवेबल एक एसेट, और इसके लिए बिल्स पेबल एक लाइबिलिटी मेरे दोस्त के लिए, राइट। वो बोलेगा मैं ऐसा क्यों करूं, दोस्ती, एकोमोडेशन, ओके कोई दिक्कत नहीं है। बोले कितना महीना के लिए, मैं कहा 3 महीना के लिए। बोलता 3 महीने बाद फिर क्या होगा, तेरे पास पैसा कैसे आएगा? आज तूने मेरे से साइन करवा लिया, आज तूने मेरे से साइन करवा लिया पेपर में कि तू 3 महीने बाद पैसा देना है, पर तेरे पास पैसा कहां से आएगा? मैंने तो जस्ट एक बिल बनाया, उसको बोला प्लीज साइन कर दे, देख दोस्ती यारी है, मेरे को पैसा चाहिए, तेरे पास भी है नहीं बट मेरे को तो पैसा चाहिए। तो उसने बोला ठीक है एक बिल बना, मैं साइन कर देता हूँ। उसने साइन तो कर दिया, अब मेरे पास पैसा आएगा कहां से? अब ये बिल मेरे लिए एसेट है, मेरे दोस्त के लिए लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी को एक्सपायर कब होगा? 3 मंथ्स, आफ्टर 3 मंथ्स। आज मेरे पास एसेट है, अब मैं जब मेरे पास एसेट है तो मैं बैंक से लोन लेने जा सकता हूं ना, मॉर्गेज रख दूंगा। बैंक से जब अपन लोन लेने जाते हैं, बैंक चेहरा देख के तो लोन देता नहीं है ना, बैंक क्या बोलता है, सिक्योरिटी में क्या देगा ये बता, मॉर्गेज में क्या रखेगा मेरे पास ये बता, राइट। मैंने बोला कुछ तो नहीं है मेरे पास एसेट, ले ले बाल ले ले, 2 बाल ले ले, यही तो मेरी गुडविल है। बोलता जा तू मेरे 4 ले जा, पैसे नहीं है, तूने 2 बाल दिए, तू मेरे 4 ले जा, पैसे नहीं है। तो अब क्या करे, कुछ तो रखना पड़ेगा ना। तो अब मेरे पास सोना चांदी कुछ नहीं है, होता तो पैसा अरेंज कर लेता, गरीब कंगाल आदमी कुछ नहीं है, खाली खाली किडनी किडनी रख दे काट के। तो अब फिर क्या हुआ, अब मेरे पास बिल्स रिसीवेबल एक एसेट है, मैं बैंक को बोलता हूँ बैंक मेरे पास वैसे तो कोई एसेट नहीं है बट एक डॉक्यूमेंट है जिसमें साइन किया हुआ है कि 3 महीने बाद मेरे पास 10,000 रुपए आएगा, श्योर्ड है, वो लीगल डॉक्यूमेंट है, क्या वो मैं दे दूं तेरे को तो तू मेरे को पैसा दे देगा? मैं बोला चलेगा ना, कूल बेबी कूल, बिकॉज 3 महीने बाद तो पैसा आएगा ही बैंक के पास। बैंक बोलता ले जा, तू वो बिल मेरे पास गिरवी रख दे और पैसा लेके चला जा। 3 महीने बाद बैंक जाएगा मेरे दोस्त के पास और पैसा ले लेगा, क्योंकि उसने साइन किया था ना उसमें, राइट। अब एक बात बताओ,
मैं आज गया, हाँ वही कहानी आ रहा है, मैं आज गया बैंक के पास, मैं आज गया बैंक के पास, बैंक को बोला मेरे को पैसा दे दे, बैंक बोला ठीक है ले ले, कितना टाइम के लिए, मेरे को 3 महीने के लिए चाहिए, 3 महीने बाद ये बिल रख मेरा गिरवी, तेरे पास पैसा आ जाएगा। अब बैंक तो पैसा आज दे रहा है, बैंक के पास पैसा कब आएगा? तो बैंक मेरे को क्या फ्री में पैसा देगा क्या? बैंक मेरे से इंटरेस्ट लेगा ना, कितने महीने का? 3 महीने का इंटरेस्ट लेगा। बट यहाँ पे क्या होता है पता है, नॉर्मली जब अपन लोन लेते हैं ना, पहले लोन लेता है फिर हम लोग धीरे धीरे इंटरेस्ट चुकाता है। बट इस केस में, बिल्स के केस में क्या होता है, बैंक पहले ही काट लेता है, 3 महीने का बैंक इंटरेस्ट काट लेगा और बचा हुआ पैसा मेरे को दे देगा। मतलब बैंक एडवांस में ही इंटरेस्ट ले लेता है, राइट? एडवांस में इंटरेस्ट, लेट्स से सपोज 3 महीने का इंटरेस्ट बना 500 रुपए, तो बैंक मेरे को कितना रुपए देगा? 9,500 रुपए, और 500 रुपए बैंक का इनकम। तो उस इंटरेस्ट को बोला जाता है डिस्काउंटिंग चार्जेस। क्या बोलते हैं? डिस्काउंटिंग चार्जेस। मैंने क्या किया, बैंक से डिस्काउंट करवा लिया बिफोर दी ड्यू डेट। ड्यू डेट 3 महीना बाद था, लेकिन हम तो बैंक से आज ही पैसा लेके आ गया ना, इसको बोलता है डिस्काउंट करवाना, डिस्काउंटिंग फ्रॉम द बैंक। और जो बैंक अपना चार्जेस रखा है, बैंक के लिए इनकम, मेरे लिए एक्सपेंस, इस एक्सपेंस को मैं बोलूंगा डिस्काउंटिंग चार्जेस। क्लियर है? 3 महीने बाद बैंक किसके पास जाएगा? दोस्त के पास। दोस्त बैंक का चेहरा देखे, आप कौन? आप कौन? क्या पैसा दे? कैसा पैसा? अरे कैसा पैसा? बिल साला ये तो भूल ही गया था हम। वो सीधा हमको फोन घुमाएगा, यदि उस टाइम फोन है तो बढ़िया बात है, फोन तो नहीं होगा मेरे पास, भैया पैसा मांगने आया बैंक वाला। क्यों टेंशन लेता, ये ले 10,000 रुपए मार उसके मुंह पे, एंड सेटल्ड। तो मेरा मदद हो गया ना 3 महीने के लिए। ड्यू डेट पे मैं क्या करूंगा, इसको 10,000 कैश दे दूंगा दोस्त को, और वो दोस्त क्या करेगा, बैंक को पे कर देगा, ट्रांजेक्शन सेटल्ड, राइट? ये हुआ एकोमोडेशन, इसने मेरे को मदद किया। एक होता है म्यूचुअल एकोमोडेशन। मैं गया पैसा मांगने 10,000 रुपए, इसने बोला पैसा तो नहीं है। मैंने बोला नहीं है, ठीक है, एक काम कर, मैं बिल लिखता हूं, तू साइन करके दे दे, मैं बैंक से डिस्काउंट करवा लूंगा, 3 महीने बाद तुझे दूंगा पैसा, तू बैंक को दे देना। बोलता अच्छा ऐसा भी होता है क्या? फिर ये धीरे धीरे इसका दिमाग का पता चलता है, पैसा तो मेरे को भी चाहिए। जब तू इतना मेहनत कर ही रहा है, बैंक के पास जाएगा, डिस्काउंटिंग करवाएगा, एक काम कर, 10,000 का बिल मत बना, 15,000 का बिल बना, 5,000 मेरे को भी दे दे 3 महीने के लिए, तू अपना हिस्सा मेरे को दे देना 3 महीने बाद, और मैं अपना हिस्सा 3 महीने के बाद प्लस करके बैंक को पे कर देंगे। इसको बोलते हैं म्यूचुअल एकोमोडेशन। क्लियर है? म्यूचुअल एकोमोडेशन। इसमें और कहानी आएगा कि ड्यू डेट में बैंक जाएगा दोस्त के पास, दोस्त के पास गया, दोस्त मेरे पास आएगा, भाई वो पैसा तो दे, बैंक को देना है। मैं बोलूंगा नहीं है, अभी तो पैसा नहीं है, राइट? अब पैसा नहीं है मेरे पास। तो दोस्त बोलता है, अब दोस्त अपना रेपुटेशन खराब नहीं कर सकता, क्योंकि लीगल डॉक्यूमेंट में साइन तो उसका था ना। वो क्या करेगा, वो पेमेंट कर देगा, वो पेमेंट कर देगा बैंक को, क्योंकि वो बैंक को डिसऑनर नहीं करेगा, बैंक को मना नहीं करेगा, बिकॉज बैंक को मना कर दिया तो लीगल केस हो सकता है इसके ऊपर में, क्योंकि लीगल डॉक्यूमेंट पे इसने साइन किया था ना। मैंने मना किया, मैं कहा प्लीज एक बार मेरे पास नहीं, काम करना, तेरे पास है तो दे देना बैंक को, मैं दे दूंगा तेरे को। तो वो बैंक को दे देता है, राइट? अब इसको मेरे से पैसा चाहिए ना, 10,000 रुपए ये मेरे से मांगेगा। अब ये मांग रहा है ना, अब ये क्या करेगा, एक नया बिल बनाएगा, मेरा दोस्त मेरे लिए एक नया बिल बनाएगा, बोलता है फिर से हम लोग बैंक से डिस्काउंट करवाते हैं, ऐसा कहानी चलता जाएगा। फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब मैं हाथ ही खड़ा कर दूंगा, इंसॉल्वेंट, पैसा है ही नहीं, राइट? तो वो कहानी का केसेस आता है, वो होता है म्यूचुअल एकोमोडेशन। क्लियर है? नहीं, प्रैक्टिकली तो ऐसा कोई चलन में है नहीं, क्योंकि अब इतना कुछ टेक्नोलॉजी आ चुका है। मैं बोला ना, चेक सिस्टम है आपके पास, NEFT, RTGS, इंटरनेट बैंकिंग, क्यों जरूरत है इसका? ये तुम लोग ने स्कैम 1992 देखा या नहीं देखा? उसके अंदर क्या था, वो BR बेसिकली वो यही कंसेप्ट है, बैंक रिसिप्ट जो होता है वो यही कंसेप्ट था, बट अब वो बंद हो चुका है ना। उस जनरेशन तक था, बट अब नहीं हो रहा है। क्लियर है? तो वो वही कंसेप्ट था, बट स्टिल इट इज अ पार्ट ऑफ द सिलेबस, तो पढ़ना पड़ेगा, उपाय नहीं है। तो पार्टीज टू बिल्स कितना तरह का हो सकता है? 3, ऑर्डिनरी बिल्स ऑफ एक्सचेंज, फॉरेन
एकोमोडेशन। अब और एक बिल होता है जिसको हम लोग बोलता है प्रोमिसरी नोट। क्या बोलता है? प्रोमिसरी नोट। यहां पे प्रोमिसरी नोट में कहानी उल्टा है। नॉर्मल बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या था, जिसको पैसा चाहिए था उसको टेंशन है। वी आर आसाम वाला गया परचेज करने, दिल्ली वाले ने सेल किया, टेंशन तो दिल्ली वाले को है, मेरे को क्या टेंशन है, पैसा तो उसको चाहिए। तो बिल कौन बना रहा था? दिल्ली वाला। तो ड्रॉअर वो था और ड्रॉई हम लोग थे, क्योंकि हम लोग एक्सेप्ट करके दे रहे थे। बट इन केस ऑफ ए प्रोमिसरी नोट, प्रोमिसरी नोट आप सामने से प्रॉमिस करता है। लेट्स से सपोज आपने अपने दोस्त से कोई नोट्स मांगा, ठीक है, पहले एक बार मांगा, फिर नोट्स को इधर उधर कर दिया, एंड फिर से आप अगेन इरेगुलर, स्कूल नहीं जाते हो, क्लासेस नहीं जाते हो, अब एग्जाम नजदीक आ रहे हैं, नोट्स तो चाहिए। आप फिर से उस दोस्त के पास अप्रोच किया, प्लीज नोट्स दे देना, फिर वो दोस्त टॉपर टाइप का नोट्स दे दे, लेकिन उसको पिछला इंसिडेंट याद था, लास्ट टाइम दिया था, कॉपी घुमा दी। तो ना मतलब ना, हम नहीं देगा अपना नोट्स, कोई हालत में तुमको नहीं देगा। तब तुम क्या बोलता है? पक्का से प्रॉमिस करता है इस बार तुम्हारा कॉपी बहुत अच्छे से रखेगा, हम 2 दिन के अंदर सारा का सारा नोट्स लिख के दे देगा। ऐसा करता है ना अपन सामने से। तो दिस इज व्हाट, दिस इज अ प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट में ट्रॉय हिमसेल्फ मेक्स ए प्रॉमिस, यानी जो बायर ऑफ द गुड्स है वो सामने से प्रॉमिस करता है कि भैया आपको टाइम से हम पैसा दे देगा, राइट। बट इन केस ऑफ ए नॉर्मल बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? सेलर एक्सेप्टेंस मांगता है, बट इन केस ऑफ ए प्रोमिसरी नोट बायर खुद सामने से क्या करता है? प्रॉमिस करता है, राइट। नाउ दिस प्रोमिसरी नोट is also a legal document if written form में है तो, if it is a written form। क्योंकि ऐसे देखें तो प्रॉमिस तो हमें जिंदगी में आए दिन हर कोई करता है, सबसे ज्यादा तो हमारे मम्मी पापा। इतना मार्क्स ले आएगा तो पक्का ये दिला देगा, एग्जाम खत्म होने तो तुमको हम गोवा घूमने भेज देगा, यहाँ घूमने भेज देगा, और एग्जाम खत्म और सवेरे तुमको हम कभी नींद में डिस्टर्ब नहीं करेगा। 10-10 11-11 बजे तक सोना पक्का प्रॉमिस, तुम आराम से सोना, एक बार पेपर तक पढ़ लो, उसके बाद में आराम से जितना दिन भर घोड़ा बेच के सोना। एग्जाम खत्म होता नहीं है, अगला ही दिन 8 बजे शुरू, अभी तक तुम सो रहे, और उसका नेक्स्ट दिन तो 6-6:30 बजे शुरू हो जाएंगे। उठो भाई, समय हो गया, ये काम करके आना। वो ये तो एग्रीमेंट में था ही नहीं, एग्जाम खत्म होने का तो एग्रीमेंट था कि मेरे को दिन भर घोड़ा बेच के सोना, आप डिस्टर्ब नहीं करेगा, जब हम नहाएगा तब हम नहाएगा, जब हम खाएगा खाएगा, जहां घूमने जाएगा जाएगा, ऐसा आप बोला था। पर ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा है, तो क्या करो? लीगल केस कर दो पापा को, मम्मी पे लीगल केस कर दो। हाँ, तो लीगल केस कर दो, बट ये लीगल केस एनफोर्सेबल नहीं होगा। व्हाई? सोशल वाला है, प्लस ये कोई रिटर्न थोड़ी ना है, रिटर्न करके रजिस्टर्ड होता तब आप लोग लीगल केस कर सकता था। आई बात समझ में? हाँ, अरे वो तो कहानी अलग है, बट बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ कि बिजनेस में यदि तुमने किसी को प्रॉमिस किया कि हम ये दे देगा या फिर ये कर देगा, और उसके बिहाफ में उस इंटेंशन से कोई कुछ काम कर लेता ना, तुमको वो प्रॉमिस फुलफिल करना पड़ेगा। नाउ दैट बिकम्स अ लीगल डॉक्यूमेंट। आई बात समझ में? तो एक तरह का होता है प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट में क्या होता है? 2 ही पार्टी है, कौन कौन? ड्रॉअर एंड पे। ड्रॉई तो खुद ही ड्रॉअर है, मैं ही बना रहा हूं और मैं ही प्रॉमिस कर रहा हूं और मैं ही तो उसमें साइन कर रहा हूं ना, तो ड्रॉअर हिमसेल्फ इज द ड्रॉई। हाँ, बायर खुद ही बनाता है और खुद ही उसको साइन करके देता है कि पक्का से हम पैसा दे देगा, एंड लास्ट में एक पर्सन होगा जिसको पैसा मिलेगा, राइट। तो इन केस ऑफ ए प्रोमिसरी नोट देयर आर ओनली 2 पार्टीज, वेयर एज इन केस ऑफ ए नॉर्मल बिल्स ऑफ एक्सचेंज कितना पार्टी होता है? 3। कौन कौन? ड्रॉअर, ड्रॉई, पे। ठीक है, म्यूचुअल एकोमोडेशन क्लियर है? म्यूचुअल एकोमोडेशन में क्या कोई परचेज सेल का ट्रांजेक्शन होगा क्या? नहीं, एकोमोडेशन में कोई ट्रांजेक्शन नहीं होता, बिजनेस ट्रांजेक्शन। बस एक दूसरे का हेल्प करने के लिए हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मदद लेगा। क्लियर है? फॉरेन बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक कंट्री से दूसरा कंट्री जब करता है, बस यहाँ पे एक ध्यान रखना, ट्रिप्लीकेट कॉपी होता है। क्लियर है ये चीज? अब जब भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्राफ्ट अपन करते हैं तो जो ड्यू डेट निकालना होता है, वी ऑलवेज गिव 3 days एज ए ग्रेस डेज। हमेशा बिल्स के केस में 3 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है। सपोज 1 April को एक बिल बनाया,
1 अप्रैल को आपने एक बिल बनाया 3 महीने के लिए, तो उसका ड्यू डेट क्या होगा? 4 जुलाई, क्योंकि 1 जुलाई को पीरियड खत्म 3 महीना, उसके बाद और एक्स्ट्रा 3 डेज दिया गया है लॉ के अंदर में। क्लियर है? 4 जुलाई। तो कोई भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, चाहे वो एकोमोडेशन है, चाहे वो नॉर्मल है, चाहे वो प्रोमिजरी है, चाहे वो फॉरेन बिल है, कुछ भी है, सारा तो इसी में कवर्ड है ना। तो हर एक केस में आप जब भी ड्यू डेट निकालेगा तो क्या करेगा? 3 दिन का ग्रेस डेज ऐड करेगा। क्लियर है? अब 3 दिन ग्रेस डेज ऐड होने के बाद इफ दैट डे कम्स टू बी एन इमरजेंसी हॉलीडे, अचानक से सरकारी छुट्टी, तो क्या करोगे? एक दिन आगे, एक दिन आगे। लेकिन इफ देयर इज अ नेशनल हॉलीडे, तो एक दिन पहले वाला डेट लेना है अपने को। क्लियर है? यही चीज अपन ने एवरेज ड्यू डेट और अकाउंट करंट में भी पढ़ा था। यहां तक कहानी क्लियर है? अब इसके अंदर में 2 जन का बुक्स बनाना सीखना है, एक है ड्रॉअर और एक है ड्रॉई। एक है ड्रॉअर और एक है, और स्टोरी समझता है कि एक बिल के साथ अपन क्या क्या कर सकता है। नॉर्मल बिल्स के बारे में डिस्कशन करेगा। अपन है आसाम वाले, अपन ने गुड्स खरीदा है, तो मेरे लिए बिल्स पेबल। दिल्ली में एक बंदा बैठा है, उसने क्या किया? बेचा, तो उसके लिए बिल्स रिसीवेबल। राइट? क्लियर है ये चीज? अब बताओ मेरे बुक्स में दिल्ली वाला बंदा लाइबिलिटी है या वो बिल्स लाइबिलिटी है? बिल लाइबिलिटी है, बिकॉज अब दिल्ली वाला भाड़ में गया, वो नहीं भी आए, मुझे तो पेमेंट उस बिल वाले फेस को करना है ना, जो वो बिल लेके आएगा। राइट? दिल्ली वाले के लिए एसेट क्या है? मैं एसेट हूं या वो बिल एसेट है? बिल एसेट है। क्लियर है ये 2 चीज? जिस टाइम मैं गुड्स खरीदूंगा तो अपने बुक्स में क्या एंट्री करूंगा? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू दिल्ली, दिल्ली वाला वो मेरे लिए क्रेडिटर है। दिल्ली वाला अपने बुक्स में क्या एंट्री करेगा? कस्टमर अकाउंट डेबिट, यानी गुवाहाटी वाला अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये 2 एंट्री क्लियर है? वो ड्रॉअर का बुक्स में हो गया, ये मेरा ड्रॉई का बुक्स में हो गया। अब उसने एक बिल बनाया और मुझसे साइन करवाया। साइन करवाते ही मैं उसको वापस रिटर्न कर रहा हूं ना, मैं कुछ तो दे रहा हूं। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट द रिसीवर। तो मैं क्या एंट्री करूंगा? यानी एक है दिल्ली, सबसे पहले दिल्ली वाले ने सेल किया, तो हमने एंट्री क्या किया? और आसाम वाले ने क्या एंट्री किया? क्लियर? फिर दिल्ली वाले ने एक डॉक्यूमेंट बनाया और वो डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए मुझे दिया, मैंने उसको साइन करके दे दिया। तो दिल्ली वाला रिसीव कर रहा है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, उसके पास जो आ रहा है वो एक बिल आ रहा है ना, लेकिन उस बिल को क्या बोलेगा वो? बिल्स रिसीवेबल, क्योंकि उसके बदले में उसको पैसा मिलेगा। एंड क्रेडिट द गिवर टू चाय वाला। आसाम वाला। ठीक है? अब आसाम वाला क्या एंट्री करेगा? डेबिट द रिसीवर टू क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये क्लियर है? अब देखो पहला एंट्री में, इधर देखना, पहले एंट्री में उसने डेटर बनाया, सेकंड एंट्री में डेटर क्लोज। यानी अब आसाम वाला कोई डेटर है ही नहीं, उसके लिए जो डेटर है वो कौन है? ये बिल। सिमिलरली आसाम वाले ने पहला एंट्री में क्रेडिटर बनाया एंड नेक्स्ट क्रेडिटर को पे कर दिया। इज इट क्लियर यहां तक? अब ये बिल किसके पास पड़ा है? दिल्ली वाले के पास। अब ये दिल्ली वाला इस बिल के साथ क्या क्या कर सकता है, ये समझना बहुत जरूरी है। सपोज बिल का ड्यूरेशन था 3 मंथ्स, ठीक है? अब दिल्ली वाले के पास आज बिल पड़ा है, अचानक से उसका एक क्रेडिटर आया उससे पैसा मांगने के लिए।
दिल्ली वाला का भी तो कोई क्रेडिटर हो सकता है ना, वो उससे पैसा मांगने के लिए आया, बट दिल्ली वाले के पास कैश नहीं था। बताओ क्या वो ये बिल दे सकता है क्या उस क्रेडिटर को? बिकॉज ये तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, पैसा नहीं है। जैसे कि सपोज मेरे पास कोई दोस्त लोन लेने आया, मैंने उसको लोन दिया और उसका गोल्ड चेन अपने पास मॉर्गेज रख लिया। अब मैंने किसी से पैसा ले रखा था, वो मेरे से मांगने आएगा, पैसा तो मेरे पास भी नहीं है, तो क्या ये गोल्ड चेन मैं उसको दे सकता हूं? क्या दे सकता हूं? क्यों नहीं दे सकता? हाँ, अरे मैं पैसा देके वापस छुड़वा लूंगा और वापस उसको दे दूंगा, ट्रांसफरेबल तो है ही ना। बट ये तो था गोल्ड चेन, लेकिन यही करेंसी रुपीस को तो अपन ट्रांसफर कर सकते हैं ना। सिमिलरली आप बिल को भी क्या कर सकते हो? ट्रांसफर कर सकते हो। अब दिल्ली वाले के पास सपोज मुंबई वाला आया, दिल्ली ने किससे सामान खरीदा? मुंबई वाले से। मुंबई वाला पैसा मांगेगा, दिल्ली वाला बोलता है पैसा तो नहीं है, देना तो पड़ेगा। तो बोलता है एक काम कर, ये मेरे पास एसेट पड़ी है, ये ले जा। ठीक है, इट्स फाइन। पैसा आओ या सामान आओ, बात तो एक ही है। तो आसाम वाले के पास वो बिल चला गया, सॉरी मुंबई वाले के पास, और दिल्ली वाले का सेटलमेंट हो गया ना। इसको बोलता है एंडोर्समेंट ऑफ द बिल। क्या बोलता है? एंडोर्समेंट ऑफ द बिल। तो यानी जब ये एंडोर्स कर सकता है, अब ये क्या क्या कर सकता है उस ऑप्शंस की बात कर रहे हैं। एक बात किया हमने, एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट दिल्ली वाला किसको दे रहा है? मुंबई वाले को। तो दिल्ली वाला एंट्री क्या करेगा? इससे एसेट जा रहा है, क्रेडिट पार्ट गोज आउट एंड डेबिट द रिसीवर। तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट मुंबई वाला डेबिट टू हाँ वो सब हो रखा होगा पहले से, बुक्स में वो सब हो रखा होगा। जस्ट क्रेडिटर था, तो क्रेडिटर को उसने क्या किया? एंडोर्स कर दिया। यानी एंडोर्समेंट कर सकता है या नहीं कर सकता है? कर सकते हैं। हाँ, दिल्ली वाले के बुक्स में मुंबई वाला का लाइबिलिटी खत्म, और जो एसेट पड़ा था वो भी किसके पास चला गया? मुंबई वाले के पास। अब ड्यू डेट में पैसा मांगने कौन जाएगा? मुंबई वाला पे ही बन जाएगा। हाँ, मुंबई वाले का जो इससे पहले वाला जो एंट्री था मुंबई वाले का, वो हुआ है ना, इसकी वजह से ये वाला हाँ नहीं वो किया सब हुआ हुआ है, वो हम लोग एज्यूम कर रहे हैं, वो सारा एंट्रीज हुआ हुआ है। वो एंट्रीज हुआ हुआ है। दिल्ली वाले की बुक्स में मुंबई वाला एज ए क्रिएटर पड़ा था। ठीक है, अब देखो, एक तो एंडोर्समेंट हो सकता है, ये भी तो हो सकता है कि दिल्ली वाला कुछ करे ही ना इस बिल का, ड्यू डेट तक अपने पास ही रखे, और ड्यू डेट में खुद जाए आसाम वाले के पास के ला पैसा दे। पॉसिबल है, जरूरी थोड़ी ना वो किसी को ट्रांसफर करे। तो यानी ड्यू डेट में अपने पास ही रख लेगा, तो ड्यू डेट में जाएगा और पैसा लेके आ जाएगा। राइट। कि और क्या कर सकता है वो बैंक से डिस्काउंट करवा सकता है। सपोज दिल्ली वाले को पैसे की अर्जेंट नीड आ गई, अर्जेंट नीड आ गई। अब वो आसाम वाला तो पैसा देने से रहा, वो तो 3 महीना बाद ही देगा ना, लेकिन उसको पैसा आज ही चाहिए। अब आज ही पैसा चाहिए तो लोन लेना पड़ेगा कहीं से, और जब लोन लेने जाएगा तो मॉर्गेज कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा ना। तो ये दिल्ली वाला क्या करेगा? अपने बैंक के पास जाता है और बोलता है प्लीज मेरे को 3 महीना के लिए लोन दे दो ना। बोलता दे तो देगा, बट सिक्योरिटी के लिए क्या है? बोलता सिक्योरिटी के लिए मेरे पास एक बिल्स रिसीवेबल है, वो दे देता हूं मैं। एंड बैंक बोलता है ओके इट्स फाइन। तो वो क्या करवा सकता है? बैंक से डिस्काउंट करवा सकता है। राइट। तो जब डिस्काउंटिंग करवाएगा बैंक से, जब वो बैंक से डिस्काउंट करवाएगा तो एंट्री क्या होगा? उसका बैंक में पैसा आ जाएगा। लेकिन एक बात बताओ, क्या बैंक में पूरा पैसा आएगा? क्या कुछ तो काट लेगा ना? कितना? इंटरेस्ट वाला पार्ट। उस इंटरेस्ट वाला पार्ट तो मेरे लिए, दिल्ली वाले के लिए एक्सपेंस है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। उस एक्सपेंस को क्या बोलेंगे? एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट? बिल्स रिसीवेबल। तो वो डिस्काउंटिंग भी करवा सकता है। यानी बेसिकली 3 चीज एक बिल के साथ हो सकता है, या तो अपने पास ही रख लो, या जो पैसा मांगता है उसको दे दो, एंडोर्स कर दो, या फिर बैंक से डिस्काउंट करवा लो।
कहानी समझ में आया? अब इसी सब सिनेरियो में आपके डिसऑनर के केस भी चलते रहेंगे, बट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द चैप्टर समझ में आया? दो ही कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन मिलेगा आपको, एक नॉर्मल क्वेश्चंस, नॉर्मल बिल्स ऑफ एक्सचेंज, और एक एकोमोडेशन बिल के ऊपर में। बस ये दो ही कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन अपने को मिलने वाला है। क्लियर है? अभी अपना काम चलेगा लिखने का, जितना चीज हमने पढ़ा उस सबको लिख के रखना पड़ेगा। हाँ, दिल्ली वाला अकाउंट टू, तो ये तो उसको पेमेंट कर रहे हैं ना, आसाम वाला एक्सेप्ट करके दे रहे हैं ना, तो आसाम के लिए अब दिल्ली वाला कोई क्रेडिटर नहीं है, उसके लिए अपने बुक्स में लाइबिलिटी क्या होगा? एक बिल लाइबिलिटी होगा ना, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बिल जा रहा है ना, वो साइन करके दे रहा है, तो उसके बुक्स में एक नया लाइबिलिटी आ गया, बिल्स पेबल, और जो पुराना लाइबिलिटी था दिल्ली वाला वो बंद हो गया। क्लियर है? क्रेडिटर को अपन पेमेंट करते तो एंट्री क्या होता है? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश। यहाँ पे क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, उसको क्या दे रहे हैं अपन? बिल दे रहे हैं, तो टू बिल्स पेबल। ठीक है, क्लियर है यहां तक? लिखना स्टार्ट करोगे नोट्स। पहले ये लिखोगे, उसके बाद ये लिखोगे आप लोग, फिर अपन ड्यू डेट्स वगैरह निकालना सीखेगा। ठीक है? अच्छा देखो, इतना चीज बेसिक्स हो गया अपना। ड्यू डेट निकालना बहुत जरूरी है, ध्यान रखना। ऑलरेडी हमने एवरेज ड्यू डेट और अकाउंट करेंट में ड्यू डेट निकालना सीखा। एक दो एग्जांपल देख लेता है। ध्यान रखना, नेशनल हॉलीडे और इमरजेंसी हॉलीडे वाला केस। इमरजेंसी हॉलीडे तो एक दिन बाद में, और नेशनल हॉलीडे होगा तो एक दिन पहले। इवन संडे इज ऑल्सो ट्रीटेड एज अ नेशनल हॉलीडे, ओनली एक दिन पहले ही करना होगा पेमेंट। क्लियर है ये चीज? अब जब अपन ड्यू डेट निकालता है ना, जब भी हम लोग ड्यू डेट निकालता है, बिल्स के केस में आपको देखना पड़ता है कि बिल है किस टाइप का। बिल भी तीन कैटेगरी का हो सकता है, बिल एट साइट, बिल आफ्टर साइट। ठीक है, इस तरीके का दो तीन कैटेगरी का आपका बिल्स होता है। बिल एट साइट का मतलब क्या होता है? बिल एट साइट का मतलब हो गया, जब देखेगा तभी पैसा मांग लेगा। एट साइट, साइट का मतलब देखना, मतलब जिस दिन मन करेगा उस दिन पैसा मांग लेगा। उसमें उस टाइप का बिल में कोई भी ड्यूरेशन मेंशन नहीं होता। नॉर्मल बिल बनता है, उसमें ड्यूरेशन नहीं लिखा हुआ। सामने वाला जो बिल बना रहा है ना, जब मन होगा तब पैसा मान लेगा। यानी प्रैक्टिकली ऐसा बिल होता ही नहीं है, राइट? एक होता है बिल आफ्टर साइट, और एक होता है बिल आफ्टर डेट। बिल आफ्टर साइट, आफ्टर साइट का मतलब है देखने के बाद, यानी देखने के बाद का मतलब है ड्रॉई जिस दिन उस पर साइन करेगा ना, उस दिन से ड्यूरेशन स्टार्ट होगा। जैसे कि सपोज आपको पता है कि ड्रॉई आपके पास गुड्स खरीदने आएगा, आपने 1 अप्रैल को ही बिल बना के रख दिया 3 महीने के लिए, लेकिन ड्रॉई आया आपके पास 10 अप्रैल को और उसने उस दिन एक्सेप्ट किया, तो ड्यूरेशन कब से स्टार्ट होगा? 10 अप्रैल से 3 महीना देखा जाएगा। इज इट क्लियर? ऐसे नहीं कि 1 अप्रैल से। इसको अपन बोलता है बिल आफ्टर साइट। क्लियर है? और एक होता है बिल आफ्टर डेट। बिल आफ्टर डेट, जो डेट उस बिल में मेंशन किया हुआ है उसी दिन से ड्यूरेशन स्टार्ट हो जाएगा, इररेस्पेक्टिव ड्रॉई ने कब उसको साइन किया। जैसे कि बिल बना 1 अप्रैल, ड्रॉई ने साइन किया 10 अप्रैल, तो 3 महीना कब से स्टार्ट होगा? 1 अप्रैल से ही स्टार्ट हो जाएगा। इसको अपन बोलते हैं बिल आफ्टर डेट। तो प्रैक्टिकली तो नहीं होता है। आप पुराने जमाने में जाओगे तो क्या होता था, उसी दिन बिल बनता था और उसी दिन साइन हो जाता था। या तो वो सिनेरियो है, या फिर क्या होता था, बिल यदि पहले से बना रखा है तो वो बिल हमेशा बिल आफ्टर साइट ही होगा, क्योंकि जब तक ड्रॉई बेचारा साइन ही नहीं करेगा आप ड्यूरेशन कैसे स्टार्ट कर सकते हो। क्लियर है? तो ये 3 कैटेगरी का बिल है। क्वेश्चन में अच्छे से देख लेना कि बिल आफ्टर साइट है, बिल आफ्टर डेट है, या बिल एट साइट है। बिल एट साइट का तो क्वेश्चन मिलेगा ही नहीं, बिकॉज उसमें ड्यूरेशन होता ही नहीं है। बट बिल आफ्टर डेट है या आफ्टर साइट है, उसको अच्छे से देख लेना। बिकॉज इफ देयर इज अ बिल आफ्टर डेट, तो जिस दिन बिल लिखा था उस दिन से ड्यूरेशन काउंट होगा।
लेकिन बिल आफ्टर साइट है, तो जिस दिन आपने बिल एक्सेप्ट किया है उस दिन से ड्यूरेशन स्टार्ट होगा। क्लियर है ये चीज? कोई डाउट? बिल आफ्टर डेट का मतलब मैंने बिल बनाया 1 अप्रैल को, ड्रॉई ने साइन किया 10 अप्रैल को, 3 महीने का, तो ड्यूरेशन ड्यू डेट क्या होगा? 4 जुलाई। एक अप्रैल को बिल लिखा, एक्सेप्ट हुआ है 10 अप्रैल को, ड्यूरेशन है 3 महीना। तो ये बिल आफ्टर डेट है ना, बिल आफ्टर डेट है, तो आपका ड्यू डेट होगा 4 जुलाई, बिकॉज यहीं से आपका ड्यूरेशन स्टार्ट हो जाएगा जिस दिन बिल लिखा। और ये बिल आफ्टर साइट है, आफ्टर साइट का मतलब देखने के बाद, यानी एक्सेप्ट करने के बाद, जिस दिन वो एक्सेप्ट किया है उस दिन से 3 महीना होगा, यानी 13 जुलाई आपका ड्यू डेट होगा। हाँ, बनाने से तो बना ही सकते हैं कुछ भी, अपने को कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि बिल आफ्टर साइट है या आफ्टर डेट है। क्लियर है ये चीज? अब देखो ड्यू डेट निकालना भी सीख लेता है। सपोज आपका बिल का डेट है 15 जुलाई और ड्यूरेशन है 2 मंथ्स। बिल का डेट है 15 जुलाई, ड्यूरेशन है 2 मंथ्स, तो बताओ ड्यू डेट क्या होगा? 18 सितंबर। क्लियर है? 2 महीना, 15 जुलाई से 15 अगस्त, 15 अगस्त से 15 सितंबर, फिर 3 दिन ऐड भी तो करना है बिल के केस में, 16, 17, 18। क्लियर है ये चीज? सपोज बिल का डेट है 12 जून, 2 महीना के लिए, तो ड्यू डेट क्या होगा? यस। अब यहां पे देखो क्या होगा, 12 जून से 2 महीना, 12 जुलाई, 12 अगस्त, 3 दिन ऐड करेगा, 13, 14, 15, 15 अगस्त। लेकिन 15 अगस्त को तो नेशनल हॉलीडे, सबको पता है, नहीं पता तो जाओ जिस कंट्री से आए हो, यहां से उलाओ। ठीक है, सो डेट कौन सा हो जाएगा इन केस ऑफ ए नेशनल हॉलीडे? एक दिन पहले, 14 अगस्त। क्लियर है ये चीज? दिमाग में रहेगा? एग्जाम्पल लिख के रखना तो लिख लो, फटाफट एग्जाम्पल लिख लो। बहुत किया बोले एवरेज ड्यू डेट अकाउंट करंट में। वही करते आ रहा है। उंगली कर तो रहा है। फिर इंगली पिटिंगली, वो भी दूसरा फेंकेगा फिर। हाँ, वो बात तो सही है, ज्यादा ही घुल मिल गए हो। अनिरुद्ध नहीं आ रहा इसलिए तुम हवा में उड़ रहे हो। ऋषभ गया हाथ से अनिरुद्ध। गया गुस्सा पहले से ही। हाँ, पहले से गया हुआ है क्या? जो चीज डिस्कस किया उसको लिखो। ऑलरेडी दो आई नो आपने एवरेज ड्यू डेट अकाउंट करके में लिख रखा है, बट फिर से लिखो, कोई बात नहीं, ब्रेन को हैमरिंग होने दो। इसमें ध्यान रखना 15 अगस्त नहीं होगा, बिकॉज 15 अगस्त इज अ नेशनल हॉलीडे, इसीलिए हमारा ड्यू डेट 14 अगस्त आया है। कम से कम क्वेश्चन कभी नहीं बताए तो 3 डेट तो ध्यान में रखना, इफ आप इंडियन हो तो 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, ये 3 दिन तो ध्यान में रखना। ठीक है, देखो ये लिखना हुआ,
ये एग्जाम्पल सॉल्व करके बताओ तो मेरे को। बिल ड्रॉ किया है 1 जनवरी को, एक्सेप्ट हुआ है 10 जनवरी को, ड्यूरेशन है 2 महीना, एंड सपोज द बिल इज आफ्टर डेट, तो ड्यू डेट क्या होगा? एंड सपोज द बिल इज आफ्टर साइट, तो ड्यू डेट क्या होगा? 13 मार्च। इस कंडीशन में क्या होगा? ड्यूरेशन कब से स्टार्ट होगा? 1 जनवरी से। आफ्टर डेट का मतलब जिस दिन बिल लिखा वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। दिमाग चलाने का साथ साथ में, यहाँ आफ्टर डेट है तो आफ्टर डेट का मतलब है जिस दिन बिल लिखा उस दिन से ड्यूरेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो मेरा ड्यू डेट क्या होगा? 4 मार्च। ठीक है, लेकिन आफ्टर साइट हुआ तो जिस दिन एक्सेप्ट करेगा उस दिन से ड्यूरेशन स्टार्ट होगा। तो क्या हो जाएगा ड्यू डेट? 13 मार्च। क्लियर है ये चीज? 10 जनवरी को एक्सेप्ट हुआ, वहां से 2 महीना, जनवरी से फेब, फेब से मार्च, 3 दिन ऐड। लिखा या नहीं लिखा? खाली मुंह ताक रहा है, लिखो। अरे लिखो तुम। जल्दी जल्दी बाबा। जब रिवीजन करते हो तो नोट्स को पेजेस वाइज ऐसे रिवीजन में जाएगा तो फ्लो पूरा समझ में आएगा कि उस दिन क्या बात चल रहा था, क्या स्टोरी हो रहा था। अचानक से कुछ भी रिवीजन करने लगते हो, कोई भी क्वेश्चन उठाते हो, फिर करे उसमें क्या था, इसमें क्या था। वो तब होता है जब आप सेकंड टाइम या थर्ड टाइम कर रहे हो। जब फर्स्ट टाइम रिवीजन कर रहे हो तो पूरा एज इट इज वापस वैसे ही पढ़ो कि इंडिविजुअली यदि तुम घर पे बैठ के करते इस चैप्टर को तो कैसे करते। हमने ये भी पढ़ा कि प्रोमिसरी नोट क्या होता है और बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। कभी कभी इंस्टीट्यूट आपका इसके ऊपर डिस्टिंग्विश पूछ लेता है, थ्योरेटिकल 4 मार्क्स से 5 मार्क का, तो ये जानना बहुत जरूरी है। हाँ? तो कौन सा पढ़ता है? बुक में बहुत कुछ लिखा हुआ है, पूरा चैप्टर था, पढ़ के गया था क्या? नहीं। अच्छा ठीक है, उसको लिखेंगे उससे पहले तुम्हारे दिमाग में, सपोज तुम नहीं पढ़ के गया, जितना आज सुना था बस तुमको उतना ही सुना हुआ है, दिमाग में है। अब एग्जाम में सडनली क्वेश्चन आ गया, डिस्टिंग्विश बिटवीन बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट, तो बोलो क्या क्या लिखेगा? बिल्स ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टी है, कौन कौन? ड्रॉअर, ट्रॉई, पे। ठीक है, और उधर ड्रॉअर और पे, और आगे बोलो आप। और यहाँ बिल्स का नाम है आपका ड्रॉअर इज ड्रॉइंग, तो ड्रॉअर इज पे, ड्रॉअर कैन बी पे। यस, अंडर बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉअर कैन बी पे, मतलब ड्रॉअर एंड पे कैन बी द सेम पर्सन बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, लेकिन प्रॉमिस के केस में सेम हो ही नहीं सकता। मतलब तुम अपने आप को ही वादा कर रहे हो और अपने आप से ही पूरा कर रहे हो, दैट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, वो पॉसिबल अलग अलग दुनिया में, फैंटेसी वर्ल्ड में है तो है, बट वैसे पॉसिबल नहीं है। सेल्फ सेटिस्फेक्शन अलग दुनिया में, इधर नहीं, पढ़ाई का वाला दुनिया में नहीं। ठीक है, बायर एक्सेप्ट करते हैं, इधर बायर, यहाँ पर सेलर ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर बायर ड्रॉ। यस ठीक है, और बताओ। मतलब तुमने 3 डिस्टिंग्विश बोला, एक बार फिर से बोल दो कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टी होता है, ड्रॉअर, ड्रॉई, पे। प्रोमिसरी नोट में 2 ही पार्टी, एक ड्रॉअर और एक पे। ठीक है, अरे ड्रॉई तो खुद ही ड्रॉअर होता है, ड्रॉअर एंड पे। ठीक है, इन केस ऑफ अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज drawer can be the pay, drawer and pay can be the same person, but whereas in case of a promissory note both can never be same person, अलग अलग ही होना पड़ेगा। क्लियर है? तीसरा और तुमने बोला कि in case of a bills of exchange bill is drawn by creditor whereas promissory note is made by debtor। ठीक है, वो खुद ही प्रॉमिस करता है। ठीक है, 3 हुआ, आगे बताओ। वो डेफिनेशन अच्छा ठीक है, वो इसमें ये अनकंडीशनल वो सम ऑफ मनी इसमें यस प्रॉमिस। यस करेक्ट। बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज एन अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे। मैंने पहले ही बोला था बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कंडीशन नहीं हो सकता, इट इज एन अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे। वेयरएज प्रोमिसरी नोट में प्रॉमिस होता है, आई प्रॉमिस टू पे। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ऐसे लिखा होता है, यू विल मेक अ पेमेंट टू मी और टू माई ऑर्डर, या तो मुझे
या मेरे कहने पे तुम किसी को पेमेंट कर देगा। वेयर प्रॉमिसरी नोट में लिखा हुआ होता है आई प्रॉमिस टू पे, बट ये प्रॉमिस वर्ड बिल्स ऑफ एक्सचेंज में नहीं होता है, राइट। सो बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज एन अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे, वेयर प्रॉमिसरी नोट इज अ प्रॉमिस टू पे। क्लियर है? और क्या है? नहीं, दोनों करवा सकता है, इट्स अ लीगल डॉक्यूमेंट। बोलो। डिसऑनर के केस में बिल्स ऑफ एक्सचेंज यदि डिसऑनर हो जाता है ना, तो ये नॉर्मली आपको वापस जाके कोर्ट से इशू करवाता है, आप एक लीगल डॉक्यूमेंट वापस वहां जाके लिखवाना पड़ता है कि नहीं ये मेरा कैंसिल कर दो, यानी नोटेड डाउन करवाना पड़ता है। इन केस ऑफ ए प्रोमिसरी नोट, तुमने ही प्रॉमिस किया, तुम ही उसको तोड़ रहा है, तो इसका कोई नोटिंग चार्जेस करवाने का जरूरत नहीं है, कोर्ट में जाके कैंसिल करवाने का जरूरत नहीं है। क्लियर है ये चीज? सो बेसिकली ये 5 डिस्टिंग्विश है जो आपको ध्यान में रखना है बिटवीन बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट। ठीक है, देखो जितना बार बोलोगे, बिना लिखे बोल दिया मतलब 3-4 पॉइंट तो दिमाग में क्लिक कर जाएगा। एक बार फिर से बोलना, इधर 3 पार्टी और इधर में 2 पार्टी, नाम लिखना एग्जाम में, कौन सा 3? ठीक है, इधर ड्रॉअर एंड पे। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर है, अपने को याद आ जाएगा। ड्रॉअर एंड पे कैन बी द सेम पर्सन, उधर कैन नेवर बी द सेम पर्सन। ठीक है, 2 पॉइंट। creditor, bills of exchange is made by creditor, promissory note is made by debtor। ठीक है, 3 पॉइंट। फिर it is an unconditional order to pay, बोलो फिर से, it is an unconditional order to pay, और उसमें क्या है? promise to pay, it is an unconditional promise to pay, वहां promise है, क्लियर है? ऑर्डर नहीं है, वहां प्रॉमिस है। क्लियर? लास्ट पॉइंट, डिसऑनर के केस में, इन केस ऑफ डिसऑनर इट हैज टू बी नोटेड डाउन। ठीक है, नोटिंग चार्जेस पे करना होता है, वेयर इज इन केस ऑफ ए प्रोमिसरी नोट नो नोटिंग इज रिक्वायर्ड। क्लियर है? लिखो इसको। देखो हम लोग जो डिस्कस किया था वो सारा एकदम अच्छे से लिख के रखो, बिकॉज यही जर्नल एंट्री आपको क्वेश्चंस में करना पड़ेगा। 2 जन है, एक अपना दिल्ली वाला बोले तो ड्रॉअर और आसाम वाला बोले तो ड्रॉइंग। इसका बुक्स में और इसका बुक्स में क्या क्या एंट्री होगा? दिल्ली वाला सबसे पहले सेल डेट में गुड सेल करता है, तो वो एंट्री क्या करेगा? ड्रॉई टू सेल्स यानी डेटर टू सेल्स। और ये क्या करेगा? परचेज का एंट्री करेगा, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर बोल दो या फिर ड्रॉअर बोल दो। फटाफट करो साथ साथ में, फिर डिस्कस भी करता जाता है। कहीं पे भी किसी को डाउट रहेगा तो पूछेगा। क्या चीज? नहीं, पहले तो नॉर्मल सेल्स का और परचेज का एंट्री होगा, उसके बाद बिल्स का एंट्री होता है, चाहे वो उसी दिन हो। अब उसी दिन जिस दिन वो बिल लिखेगा, ड्रॉअर के पास बिल आ जाएगा, तो ड्रॉअर एंट्री करेगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई जो उसको दे रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट द गिवर। सिमिलरली ड्रॉई क्या लिखेगा? डेबिट द रिसीवर यानी ड्रॉअर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट व्हाट गोज आउट।
अगर वो सेम डे में मतलब सेल्स वाला सेम डे में आपको बिल्स भी मिलता है, आपको उसका अकाउंट में जरूरत की तुम बंद करिए। क्योंकि पहले तुम बिल काटता है, बिल काटता है तब उसका नाम अपने बुक्स में ऑलरेडी आ चुका होता है। हाँ, उसके बाद में बिल्स का एंट्री होता है। देखो नीरू, तुमको डाउट था एंडोर्समेंट के केस में, जब अपन एंडोर्स करेगा, जब दिल्ली वाला ये बिल किसी और को दे देगा तो वो क्या एंट्री करेगा, जिसको दे रहा है उसका नाम डेबिट कर देगा और उसके बुक्स में जो ये बिल आया था ये चला जाएगा। कोई डाउट है तो बताना मेरे को। लिख लिया? अब फिर हम लोग एंडोर्स कर सकते हैं, हम लोग डिस्काउंट करवा सकते हैं। तो डिस्काउंट करवाओ चाहे एंडोर्स करो, उसमें ड्रॉई को कोई लेना देना नहीं है भाई। आप बिल के साथ कुछ भी करो, ड्रॉई से कोई लेना देना नहीं है। ड्रॉई को तो मतलब कब है, ड्यू डेट पे, क्योंकि ड्यू डेट पे तो पैसा लेने जाओगे, या तो आप खुद जाओगे या आपका एंडोर्सी जाएगा या फिर बैंक जाएगा, जो भी जाएगा वो उसको पेमेंट कर देगा। नहीं, हाँ, लेकिन इसके लिए इसके बुक्स में एक ही एंट्री होता जाएगा। यदि ड्रॉर खुद अपने पास भी बिल रखा है तो ड्रॉर जाएगा ना पैसा मांगने के लिए, तो ड्रॉर क्या करेगा, बिल दे देगा और पैसा लेके आ जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। बट ड्रॉई क्या करेगा, ड्रॉई तो सिंपली एक ही है, उसके बुक्स में एक लाइबिलिटी था, लाइबिलिटी का पेमेंट कर दिया टू बैंक। किसी का कोई भी डाउट रहेगा तो पूछना मेरे से। हाँ हाँ हाँ, डिस्काउंट जब अपन करवा लेता, पैसा अपन को आज ही चाहिए। हम्म, नहीं, हाँ तब नहीं करता है वो, क्योंकि डिस्काउंटिंग के केस में बिल तो बैंक के पास पड़ा है, पेमेंट भी तो बैंक के पास जाएगा, ड्रॉर के बुक्स में कुछ नहीं होगा, लेकिन ड्रॉई तो उसका पेमेंट करेगा ना। ड्रॉई एवरी टाइम ड्यू डेट में पेमेंट का एक ही एंट्री करता है, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, चाहे उसके पास ड्रॉर आओ, चाहे बैंक आओ, चाहे एंडोर्सी आओ। क्लियर है? यहां तक हो गया क्या? अब देखो, जब ड्रॉअर ने एंडोर्स कर दिया था थर्ड पार्टी को, पैसा मांगने कौन जाएगा, थर्ड पार्टी, एंडोर्सी। तो बेचारा ड्रॉअर क्यों ड्यू डेट पे कुछ एंट्री करेगा, वो तो थर्ड पार्टी एंट्री करेगा, उसके पास पैसा आ रहा है। और ड्रॉई क्या बोलेगा, मैं तो पैसा दे रहा हूं, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, लाइबिलिटी बंद हो जाएगा और बैंक से पैसा जा रहा है। सीख लेना इस बार अच्छे से, और दुआ करो कि पेपर में आए, चांसेस कम है बट दुआ करो। इफ ड्रॉर खुद रख लिया तो उसके बुक्स में एंट्री आएगा, ड्रॉर ने किसी को दे दिया है तो ड्यू डेट में वो कुछ एंट्री नहीं करेगा, लेकिन ड्रॉई तो एंट्री करेगा पेमेंट करने का। एंड इफ ड्रॉर ने डिस्काउंट करवा रखा है बिल को, तभी भी ड्यू डेट पे ड्रॉर कुछ भी एंट्री नहीं करेगा एंड ड्रॉई पेमेंट का एंट्री करेगा ही करेगा। सो यस, जो ये पहला वाला ये वाला तो यही है ना, कि ना तो उसने एंडोर्स किया ना तो उसने डिस्काउंट किया, यस, अपने पास ही उसी के रखिए। पास ही है, तो लास्ट में उसको पैसा मिल जाएगा कुछ से। ठीक, राइट, करेक्ट करेक्ट, एकदम करेक्ट।
हाँ तो डिस्काउंट करवा लिया, ड्यू डेट पे पैसा मांगने तो बैंक जाएगा ना, ड्यू डेट है, ये सारा ट्रांजेक्शन ड्यू डेट का है। ऑन ड्यू डेट ये 3 सिनेरियो हो सकता है ना। हाँ 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 तो बिल यदि हमने डिस्काउंट करवा रखा है तो ड्यू डेट में ड्रॉअर कुछ एंट्री करेगा ही नहीं, बिकॉज बिल उसके पास है ही नहीं, तो पैसा उसके पास तो आएगा नहीं ना, पैसा तो बैंक जाएगा मांगने के लिए। सेकंड वाले केस में एंडोर्सी को दे दिया तो ड्यू डेट में पैसा भी तो एंडोर्सी के पास जाएगा, तो ये कुछ एंट्री नहीं करेगा। थर्ड केस में उसने बिल डिस्काउंट करवा रखा है तो बिल पड़ा है बैंक के पास, तो पैसा भी बैंक के पास जाएगा, फिर से ये कोई एंट्री नहीं करेगा। लेकिन ड्रॉई किसी के पास भी बिल हो, ड्यू डेट पे वो एक ही एंट्री करता है पेमेंट करने का, बिल्स पेबल टू बैंक। क्लियर है ये चीज? यहां तक कोई डाउट है क्या? सबका लिखना हो गया? लिख रहा है ना वो? डिस्काउंट करने के बाद आपका ये पे ही करेगा ना जो करना है आपका, ये हाँ पे ही के transaction। बुक्स में एंट्री होगा, राइट। अभी देखो कि सपोज बिल है मेरा 50,000 रुपए का, ठीक है, 1 जनवरी, ड्यूरेशन है 3 महीने का, ड्यूरेशन है 3 महीने का, तो ड्यू डेट क्या होगा? 4 अप्रैल मेरा ड्यू डेट होगा। इफ हम लोग आज ही डिस्काउंट करवा ले, आज ही उसको डिस्काउंट करवा ले, तो बताओ डिस्काउंटिंग चार्जेस कितना लगेगा? इफ बैंक का इंटरेस्ट रेट है 10% पर एनम, कितना आएगा डिस्काउंटिंग चार्जेस? अरे आज ही हम लोग बैंक से पैसा लेके आ जाएगा तो बैंक हमसे 3 महीने का इंटरेस्ट लेगा ना, तो बैंक हमसे कितना डिस्काउंटिंग चार्जेस लेगा? बिल का वैल्यू है 50,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, कितना महीने का? 3 महीना, कितना? क्लियर है डिस्काउंटिंग चार्जेस कैसे निकालता है? जर्नल एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट, हमारे बैंक में कितना पैसा आएगा? हाँ तो बताओ। 48750 एक एक्सपेंस हो गया जिसको अपन बोलते हैं डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 1250 टू बिल्स रिसीवेबल, बिल जा रहा है, भरोसा नहीं है, बीइंग बिल डिस्काउंटेड। समझ में यहां तक कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर है? नेक्स्ट डिस्कशन में पहले हम लोग डिसऑनर का केसेस समझेगा कि डिसऑनर होता है तब क्या क्या हो सकता है, ठीक है, उसके बाद में आराम से अपन जर्नल एंट्री कर पाएंगे, पूरा चैप्टर इजीली हो जाएगा, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।